हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी के व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो मूल समस्या है उसका सविस्तार से विवेचन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नाटक की मूल समस्या। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या नारी समस्या है। जबकि हम देखते हैं कि नाटककार शुरू से लेकर अंत तक पूरे नाटक में कहीं भी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहता है कि वो नारी समस्या को उठाकर चल रहा है, लेकिन फिर भी शुरू से और अंत तक ध्रुव स्वामिनी की समस्या पूरे नाटक की घटनाओं को जन्म देती हुई कथा को आगे बढ़ाती है। मूल समस्या के विभिन्न पक्ष। मूल समस्या ये है कि यदि किसी नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ विवाह बंधन में बांध दिया जाता है तो क्या उस नारी को अपने अनिश्चित पति से मोक्ष पाने का अधिकार है या नहीं है। इसी मूल समस्या को जब विस्तार दिया जाता है तो उसमें नारी जीवन से संबंधित कई समस्याओं का समावेश हो जाता है जो प्रधान रूप से मूल समस्या से जुड़ी रहती है। ये सहायक समस्याएं किस रूप में आती हैं? ये आती हैं जैसे राज्य, परिवार, कर्मकांड, धर्मशास्त्र आदि में नारी का क्या स्थान है। फिर आता है ध्रुव स्वामिनी की मुख्य समस्या। हम जब इस नाटक को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि नाटक का आरंभ होते ही ध्रुव स्वामिनी बड़ी दुखी, बड़ी चिंतित, बड़ी व्याकुल दिखाई पड़ती है। नाटक की घटनाएं आगे चलकर हमें यह बताती हैं कि उसके इस मोक्ष, चिंता और व्याकुलता का कारण यह है कि उसका पति राजा रामगुप्त कभी उससे बात तक नहीं करता। रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी की उपेक्षा करता रहता है। उपेक्षा करने का रहस्य आगे चलकर खुलता है और रहस्य यह है कि रामगुप्त को इस बात का संदेह है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। इस प्रश्न के उत्तर में ध्रुव स्वामिनी की संपूर्ण समस्याओं का स्पष्टीकरण हो जाता है। कैसे होता है स्पष्टीकरण? समस्या का कारण। आगे हेडिंग है समस्या का कारण। सम्राट समुद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के पिता को पराजित किया था। ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में लिया था। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को राजकुल में से ले आया था। चंद्रगुप्त को सम्राट समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त के प्रति अनुरक्त थी। चंद्रगुप्त उसके प्रति अनुरक्त था, लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त के निधन के बाद राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही सिद्धांत गद्दी मिलनी चाहिए। यह प्रश्न उठाकर जो रामगुप्त था, जो अयोग्य था, वो राजा धीराज बन जाता है और राजा बनने के बाद रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलपूर्वक अपना विवाह किया था। रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी तो बना लिया, परंतु उसके उपेक्षा भाव को देखकर स्वयं भी वो उसकी उपेक्षा और अनादर करने लगा था। उसको ये संदेह हो गया था कि ये चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। फिर आता है उपहार की वस्तु। रामगुप्त के इस उपेक्षा भाव का एक कारण और भी था कि जो ध्रुव स्वामिनी आई थी, वो जब रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के पिता पर आक्रमण किया था तो उपहार स्वरूप ध्रुव स्वामिनी गुप्त कुल में आई थी। इसलिए उसकी इस स्थिति को रामगुप्त एक पशु, दास या खरीदी हुई वस्तु से ज़्यादा का महत्व नहीं देता, इसलिए हमेशा उसका अपमान करता रहता, उसकी अवहेलना करता रहता है। ध्रुव स्वामिनी भी इस स्थिति को स्पष्ट करती है और कहती है, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला। ध्रुव स्वामिनी उपहार की वस्तु थी, इसलिए उसका सम्मान गुप्त काल में नहीं होता था। और ध्रुव स्वामिनी को जब रामगुप्त ने हारने के बाद सकराज को सौंपा तो उसने तनिक भी संकोच नहीं किया, और जब ध्रुव स्वामिनी उसका विरोध करने लगी तो उसने स्पष्ट रूप से कहा, तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है। फिर आता है इसमें ध्रुव स्वामिनी की इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं। जब ध्रुव स्वामिनी को उपहार की वस्तु ही मान लिया गया,
उसे साम्राज्य की महादेवी के पद पर बिठा दिया गया था, लेकिन राजा या अमात्य फिर भी उसे पशु संपत्ति के समान ही समझते थे। जिस प्रकार पशु को किसी के भी हाथों बेचा जा सकता था, उसी प्रकार रामगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे शकराज को सौंप रहा था। अगली हेडिंग आती है, ध्रुव स्वामिनी का राक्षस विवाह हुआ था। राक्षस विवाह उसे कहते हैं जिसके अनुसार किसी नारी का अपहरण कर लिया जाए, उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह नहीं करते हुए उसके साथ बलपूर्वक विवाह कर दिया जाता है। तो रामगुप्त ने भी ध्रुव स्वामिनी के साथ इसी प्रकार का राक्षस विवाह किया था। विवाह के समय कन्या के माता पिता जब अपनी कन्या का कन्यादान कर वर के साथ उसका विवाह कर देते हैं, तभी उस विवाह को पूर्ण रूप से शास्त्रीय और वैज्ञानिक माना जाता है। परंतु ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के इस विवाह को ऐसा न माना जाकर राक्षस विवाह ही स्वीकार किया गया है। ध्रुव स्वामिनी भी पुरोहित से स्पष्ट कहती है कि तुमने तो मेरा राक्षस विवाह कराया। ध्रुव स्वामिनी की वस्तु स्थिति यही रहती है कि वो रामगुप्त से छुटकारा पाना चाहती। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसकी मूल समस्या इन्हीं पर आधारित रहती है। ध्रुव स्वामिनी की मुख्य समस्या उसका कारण, उसको उपहार की वस्तु समझना, उसकी इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं करना, उसका राक्षसी प्रवृत्ति की तरह से विवाह करना, ये सब मूल समस्या है। तो आज हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल समस्या का सविस्तार विवेचन किया। इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।